हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था। अब हम आज की इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम इनपुट डिवाइस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से हर गवर्नमेंट के एग्जाम में लगभग 1 से 2 सवाल हमेशा आते ही आते हैं, जिसमें 1 सवाल या 2 सवाल इनपुट डिवाइस के बारे में होता ही होता है। तो आज हम इनपुट डिवाइस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। बने रहिए आप मेरे साथ में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने सबसे पहले ही बताया था कि कंप्यूटर जो है वो आईपीओ प्रोसेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। आईपीओ सिद्धांत मतलब क्या होता है? इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के सिद्धांत पर कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और इसके बारे में हम डिटेल से कंप्यूटर के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को, सूचनाओं को हम कंप्यूटर को इनपुट डेटा के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसमें सीपीयू जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्रदान करता है, और जिसको हम मॉनिटर के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से हम देख पाते हैं। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इनपुट डिवाइस क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है। तो इनपुट व आउटपुट डिवाइस यूजर तथा कंप्यूटर के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का जो यूज है वो मेन कंप्यूटर और यूजर के बीच में समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए है कि यूजर जो इनपुट देता है सीपीयू उन पे प्रोसेस करता है और आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। इस कंटेंट से, इस क्लास से कम 1 से 2 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जो नोट्स मैं आपको बनाने के लिए कहूँ, आप समय समय पर या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलें, और जहां पे मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूं या जिसको जो मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं उसके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे करके उनको याद रखें या उनको इंपॉर्टेंट मार्क करते चलें। आप मेरे साथ में अपनी तैयारी को बहुत अच्छी सी मजबूत करेंगे, मेरा विश्वास है, और हम बिल्कुल, आप और हम मिलकर के बहुत अच्छे से एग्जाम को की तैयारी करेंगे। और हमारा जो मेन लक्ष्य है कंप्यूटर अनुदेशक की एक सीट हमें लेना है, एक सीट हमें चाहिए, वो हम लेकर के रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इनपुट डिवाइसेस बारे में। वे डिवाइसेस जिनके माध्यम से यूजर द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या सूचनाएं दी जाती है उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। वो डिवाइसेस या वो संसाधन जिसके बारे में हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दी जाती है उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को सूचनाएं देना, कंप्यूटर को ऑर्डर देना या कंप्यूटर पर तक डेटा पहुंचाना। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं? देखो, इनपुट डिवाइस दिए गए इंस्ट्रक्शन व डाटा को स्वीकार करती है और उन्हें मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा 0-1 में बदलती है और प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देती है। जैसे मैंने मेरा नाम गोपाल टाइप किया, तो जैसे गोपाल टाइप हुआ, कंप्यूटर सीधा गोपाल को नहीं समझता है। कंप्यूटर जी को जी की जो बाइनरी लैंग्वेज है जो 0101 में बदलती है, जो आस्की कोड है उसके अगर उसमें बदलता है, कंप्यूटर उस जो मैंने नाम टाइप किया है उसको 01 में बदलेगा और उसको प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देगा। तो इनपुट डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर एज फॉलो। कंप्यूटर डिवाइस कौन कौन सी यूज की जाती है वो निम्न है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस का साधन है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने 1868 में किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कीबोर्ड और माउस के का जो जिसने आविष्कार किया था उस आविष्कारक का नाम हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका आविष्कारक का नाम क्या है जिसने कीबोर्ड का आविष्कार किया। तो इसका ये हमेशा याद रखना कि कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो क्रिस्टोफर लेथम ने किया था, लेथम सोल्स ने किया था। कब किया इसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन किसने किया इसके बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथल सोल्स ने
क्रिस्टोफर लेथल्म सोल्स ने 1868 में किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसके लिए आप अंडरलाइन करना, इसको बोल्ड करके रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसमें 104 से 108 तक कीज होती है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसमें मिनिमम 104 कीज से लगाकर 108 तक, जैसे जो स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होती है, लेकिन जो मॉडर्न की जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं उसमें 108 तक की होती है, लेकिन स्टैंडर्ड में 104 की होती है। ठीक है, इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, ये देखो एक मैंने कीबोर्ड का फंक्शन पूरा फोटोज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा है, जिसमें देखो ये F1 से लगा के F12 तक ये सारी फंक्शन कीज कहलाती है। इधर ये नंबलॉक, ये नम ब्लॉक है, इसको न्यूमेरिक पैड कहते हैं, जिसमें 0 से लगाकर 9 तक कीज होती है। इसके अलावा साथ में स्पेशल कैरेक्टर की होती है। टोटल कुल इस पैड पे 17 कीज होती है। इसके अलावा ये सारी अल्फाबेट्स की न्यू कीज है। इसके साथ में ये स्पेशल कीज है, जैसे कंट्रोल, ये कंट्रोल हो गई, शिफ्ट हो है, कैप्स लॉक, टैब है। इन सब के यूज के बारे में हम एक एक की के बारे में इसमें आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसमें। इसे हम क्वर्टी कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो सबसे पहले जो कीबोर्ड आया था, कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें 104 से 108 तक की होती है। इसका जो सबसे पहला नाम दिया था वो क्वर्टी कीबोर्ड दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसकी जो सबसे ऊपर की जो लाइन है उसके जो पहले 5 अक्षर है वो QWERT, इसको क्वर्टी, इसका नाम ही क्वर्टी कीबोर्ड पड़ा था। इसके नाम पर ही इसको हम क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, PS2 पोर्ट तथा USB पोर्ट कीबोर्ड को कनेक्ट करने के काम आते हैं। PS2 पोर्ट के बारे में हमने पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था। PS2 पोर्ट एक गोल पोर्ट आता था जिसमें सिर्फ कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करने के लिए ही 2 पोर्ट होते थे। एक में कीबोर्ड के लिए होता है, एक माउस के लिए होता है। और अभी जो मॉडर्न CPU आते हैं उनमें उनमें USB पोर्ट आते हैं, 4 USB पोर्ट आते हैं, 2 पीछे की तरफ होते हैं, 2 फ्रंट में होते हैं। USB पोर्ट पर भी अब हम कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं कीबोर्ड के? टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वायरलेस कीबोर्ड और एक होता है वायर्ड कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड के मतलब का इसका नाम से पता चल रहा है वायरलेस, इसमें वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तथा डाटा ट्रांसफर जब इसमें डाटा वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जाता, तो इसका डाटा ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है? तो इसका डाटा का ट्रांसमिशन जो है, इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेडियो फ्रिक्वेंसी या इंफ्रारेज के माध्यम से डाटा ट्रांसफर होता है। तो वायरलेस कीबोर्ड में वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा डाटा ट्रांसमिशन जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी या इंफ्रारेड के माध्यम से डाटा ट्रांसफर होता है। दूसरा होता है वायर्ड की इसके नाम से सब पता चल रहा है, इसमें वायर का यूज किया जाता है। इसके वायर के द्वारा USB बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को कनेक्ट होकर के कंप्यूटर को डाटा इनपुट प्रदान करता है। USB पोर्ट में हम केबल को कनेक्ट करते हैं तथा उसके द्वारा हमें डाटा कीबोर्ड के माध्यम से मिल जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है, यह भी मैंने बताया था। एक जो मेन स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होती है। ये सवाल भी आता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? तो 104 कीज होती है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अच्छा, हम अब इसकी एक एक कीज के बारे में पढ़ेंगे। एस्केप की क्या होता है? अभी मैंने आपको बताई थी। सब ये जो फर्स्ट जो की है इसको हम एस्केप की कहते हैं। एस्केप की का यूज क्या होता है कि वर्तमान में चल रहे किसी प्रोग्राम से बाहर आने या किसी चल रहे प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। माना कि हम कोई प्रोग्राम चल रहा है और उससे हमें बाहर आना है, या कोई प्रोसेस चल रहा है, जैसे हमने कोई प्रोसेसिंग के लिए कोई कमांड दे दी और वो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए हम एस्केप कमांड दबाएंगे तो वो प्रोसेस जो चल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो किसी चलते हुए प्रोसेस को रोकने के लिए हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कौन सी होती है? यह प्रत्येक कीबोर्ड के राइट साइड पर उपस्थित होती है। अभी मैंने आपको इसमें बताया था, ये पूरा एक न्यूमेरिक पैड है, ये इस कीबोर्ड के राइट साइड में होती है, जिसमें टोटल 17 कीज होती है।
ये प्रत्येक कीबोर्ड की राइट साइड पर उपस्थित होता है तथा इनके उपयोग करने के लिए नम लॉक को ऑन होना आवश्यक है। इस पर मैंने जो बताया था ये नम लॉक है, जब तक आप इस नम लॉक को दबाएंगे नहीं, ऑन नहीं रखेंगे, तब तक ये कीज काम नहीं करेगी। तो न्यूमेरिक की को यूज करने के लिए हमें सबसे पहला काम करना है नम लॉक को ऑन रखना आवश्यक है। इसमें 0 से 9 तक न्यूमेरिक की होती है, इसमें 0 से लगाकर 9 तक न्यूमेरिक की होती है, और इसके साथ में जो स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल कीज होती है उनको मिलाकर के टोटल 17 कीज होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 17 कीज होती है, जिसमें से 0 से 9 तक न्यूमेरिक की होती है, फिर एक डिलीट होती है, एक इंसर्ट होती है और एक नम लॉक की होती है। इस प्रकार से टोटल 17 कीज होती है। फिर आती है फंक्शन कीज। प्रत्येक कीवर्ड की में फंक्शन की संख्या 12 होती है। फंक्शन की कीबोर्ड की जो सबसे अपर लाइन होती है उसमें F1 से लगाकर F12 तक क्रम में व्यवस्थित होती है। प्रत्येक कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो कि कीबोर्ड के ऊपर पहली पंक्ति में F1 से लगा के F12 तक के क्रम में व्यवस्थित होती है, जिन्हें फंक्शन की कहा जाता है। फंक्शन की कौन सी होती है? ये सारी फंक्शन की होती है। F1 से लगाकर के F12 तक ये फंक्शन की होती है। इनका भी एक अपना एक महत्वपूर्ण काम है, जिसके बारे में हम अभी देखते हैं आगे। प्रत्येक फंक्शन की का कार्य अलग अलग होता है, जो निम्न है। हर एक फंक्शन की का अपना एक कार्य होता है। F1 का क्या काम है? F1 हेल्प के लिए काम आती है। जो प्रोग्राम वर्तमान में चल रहा है उससे संबंधित हमें यदि कोई मदद चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, जैसे हमने MS वर्ड खोल रखा है, MS वर्ड में हमें यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ हमें मदद चाहिए, तो आप F1 को प्रेस करेंगे तो इसका हेल्प बॉक्स खुल जाएगा। कोई भी, जैसे आप फोटोशॉप चला रखे हैं, फोटोशॉप में चलता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो वहां से आप F1 प्रेस करेंगे तो वहां से हेल्प बॉक्स खुल जाएगा। F2 रीनेम करने के लिए काम आता है। किसी फाइल या फोल्डर जो आपने बना रखा है, कोई डेस्कटॉप पे, किसी ड्राइव में आपने यदि कोई फाइल बना रखी है, कोई फोल्डर बना रखा है, तो उसका नाम हमें बदलना है। तो उसका नाम बदलने के लिए हम रीनेम का यूज करते हैं। F2 प्रेस करके हम उसका नाम बदल सकते हैं। F3 सर्च के लिए, किसी फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए, किसी फाइल या फोल्डर को हमें सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए हम F3 प्रेस करेंगे तो सर्च बार खुल जाएगी। उसमें हम उसका नाम, जो जिस फाइल को या फोल्डर को सर्च करना है उसका नाम एंटर करके प्रेस कर दो तो हम वो फाइल हमें सर्च हो जाएगी। किसी चीज को, किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए हम F3 का यूज करते हैं। पहली F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए। F4 का जो यूज है वो रीडू करने के लिए। रीडू माना कि हमने कोई काम किया, जैसे हमारा MS वर्ड में किसी कार्य को दोहराने के लिए, जैसे हमने कोई काम किया, MS वर्ड की फाइल चल रही है और हमने 4 नाम को हमने एक बार कॉपी कर दिया। अब उसी काम को हमें वापस एक बार फिर से दोहराना है। एक बार हमने कॉपी कर दिया, एक बार उसी काम को हमें वापस दोहराना है, तो सिर्फ F4 प्रेस कर दो तो वो फिर से नाम जो है वो एक बार आगे और कॉपी हो जाएंगे। जो काम हमने लेटेस्ट किया है उसी को दोहराने के लिए हम रीडू को या F4 को यूज करते हैं। F5 रिफ्रेश करने के लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5 यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये। F6 किस में काम आता है? किसी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाने के लिए हमें F6 का यूज करते हैं। जैसे हमने कोई वेब ब्राउजर ओपन कर रखा है और उसके एड्रेस बार के हमें जाना है, तो आप जैसे ही F6 प्रेस करेंगे तो हम उसका एड्रेस बार खुल जाएगा। F7 ग्रामर या स्पेलिंग से संबंधित त्रुटि को हल करने के लिए, जैसे कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसमें कोई ग्रामर या स्पेलिंग संबंधित यदि कोई त्रुटि आ गई तो उसको F7 के माध्यम से हम सोल्व कर सकते हैं। F8 कंप्यूटर को ऑन करते समय बूट मेनू में जाने के लिए, कंप्यूटर को हम जैसे पावर बटन ऑन करते हैं, यदि हमें बूट मेनू में जाकर के उसके प्रोसेस में, जब ऑन होने के प्रोसेस में यदि हमें कोई चेंजेस करना है तो हम F8 को प्रेस करके बूट मेनू के अंदर एंटर हो सकते हैं। F9 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल सेंड करने के लिए, F9 जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है उससे ईमेल सेंड करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। F10 किसी भी प्रोग्राम जो ओपन है उसके मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। F10 का यूज क्या करते हैं कि जो कोई भी प्रोग्राम हमने खोल रखा है, जो कोई प्रोग्राम चल रहा है जो खुला हुआ है, उसके मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए हम F10 का प्रयोग करते हैं। तो F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए, F4 रीडू के लिए, जो काम हमने किया उसी को रीडू करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, F6 किसी वेब ब्राउजर के एड्रेस में एंटर होने के लिए, F6 ग्रामर या स्पेलिंग से संबंधित त्रुटि को हल करने के लिए,
F7 के ग्रामर और स्पेलिंग के इसके लिए सवाल पूछा जाता है हमेशा कि ग्रामर की या स्पेलिंग की जो त्रुटि को हल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हमने F7 है। F8 कंप्यूटर को ऑन करते समय बूट मेनू में जाने के लिए, 9 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल सेंड करने के लिए, 10 किसी प्रोग्राम जो ओपन है उसके बूट मेनू बार को एक्टिव करने के लिए। अच्छा, शिफ्ट प्लस F10 दबाने से माउस के राइट बटन के अनुरूप कार्य करता है। माउस का जो राइट बटन है वो क्या काम करता है, किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। तो शिफ्ट जो है, शिफ्ट के साथ में यदि आप F10 माउस बटन दबाएंगे तो वो राइट बटन के माउस के राइट बटन की प्रॉपर्टी की तरह कार्य करना लगेगा। F11 किसी भी वेब ब्राउजर या विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए, जैसे हमने कोई भी विंडोज या ऐप खोल रखी है तो इसकी फुल स्क्रीन देखने के लिए हम F11 को प्रेस करेंगे तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, और फिर से हम वापस F11 प्रेस करेंगे तो वो विंडोज से वापस नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएगी, फुल स्क्रीन बंद हो जाएगी। फुल स्क्रीन में जाने के लिए और फुल स्क्रीन से वापस आने के लिए F11। F12 सेव एज करने के लिए, पहले जो सेव किए गए हैं सेव एज के लिए, पहले से जो सेव किए गए फाइल डॉक्यूमेंट का जो नाम, लोकेशन या प्रकार को परिवर्तित करके सेव करने के लिए, जैसे पहले कोई भी जो फाइल सेव कर रखी है उसका यदि हमने कोई टाइप चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है या उसकी लोकेशन चेंज करनी है तो उसको दूसरी लोकेशन पर हम सेव एज के माध्यम से दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। उसी फाइल को दूसरी लोकेशन पे दूसरे नाम से हम चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं दूसरे प्रकार में। कंट्रोल के साथ में यदि F12 को F फाइल जो फाइल या डॉक्यूमेंट में पहले से सेव है उन्हें ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 यदि हम करते हैं, प्रेस दबाते हैं, कंट्रोल के साथ में यदि F12 दबाते हैं तो ओपन बार ओपन हो जाता है, जिसमें यदि हमें कोई फाइल फोल्डर खोलना हो तो हम उसको खोल सकते हैं। इसके बाद आती है टॉगल की। टॉगल की को एक बार दबाने से ऑन व दूसरी बार दबाने से ऑफ हो जाती है। टॉगल की कौन कौन सी होती है देखते जरा। कैप्स लॉक है, नम लॉक है और स्क्रॉल लॉक है। ये तीनों लॉक जो है ये टॉगल कीज कहलाते हैं, किनको एक बार इनको दबा दोगे तो ये ऑन हो जाएगी, एक बार फिर से दबाओगे तो ये बंद हो जाएगी। टॉगल की को एक बार दबाने से ऑन व दूसरी बार दबाने से ऑफ हो जाती है। टॉगल की का उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। टॉगल की का उपयोग जो है किसी फंक्शन को चालू करने या बंद करने के लिए किया जाता है। टॉगल की को लॉक की या इंडिकेटर की भी कहते हैं, ये भाई सही बात है। टॉगल की को हम लॉक की या इंडिकेटर की कहते हैं। निम्न की टॉगल की होती है, निम्न में टॉगल की कौन कौन सी होती है। कैप्स लॉक की टॉगल की है, कंप्यूटर स्क्रीन पर कैरेक्टर्स को छोटा या बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। कैप्स लॉक यदि ऑन है और हम ABCD या कुछ भी टाइप करेंगे तो वो पहली बड़ी अक्षरों में पहली ABCD में प्रिंट होगी, और यदि हमने कैप्स लॉक को बंद कर रखा है, बंद करके फिर हम यदि ABCD प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल अक्षरों में प्रिंट होगी। जैसे नम लॉक बड़ा करने के उपयोग होता है। नम लॉक की, नम लॉक न्यूमेरिक पैड को ऑन करने के लिए यूज की जाती है। स्क्रॉल लॉक की स्क्रॉलिंग को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज की जाती है। मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की, मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी होती है। कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट या विंडो, ये चारों मॉडिफायर की कह सकते हैं, इनको कॉम्बिनेशन की कह सकते हैं। इनको कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर क्यों कहते हैं, देखिए इसको मॉडिफायर को या अधिक मॉडिफायर कॉम्बिनेशन की है, इसका अपने आप में कोई कार्य न होकर के किसी अन्य की के साथ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। ये की जो है ये अपने सिंगल में अपने आप में कोई कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए इन की को किसी दूसरी की के साथ में यूज किया जाता है, दूसरी की के कॉम्बिनेशन से यूज किया जाता है। जैसे हमने खाली सिर्फ एस दबाते हैं तो एस से सिर्फ एस प्रिंट होगा, लेकिन हमने कंट्रोल के साथ में यदि एस दबा दिया तो वो जो फाइल खुली हुई है वो सेव हो जाएगी। केवल माना कि कोई हमने सिर्फ ओ प्रिंट किया तो ओ टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमने कंट्रोल के साथ में यदि ओ प्रेस किया तो वो ओपन बार प्रेस कर देगा, इसलिए वो ठीक है। तो मॉडिफायर की के साथ उपयोग होने से किसी अन्य की के सामान्य कार्य में परिवर्तन आ जाता है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमने माना कि सिर्फ एस किया तो वो एस प्रिंट करेगा, लेकिन कंट्रोल के साथ में यदि हमने एस प्रिंट किया तो वो फाइल को सेव कर देगा। मतलब कि एस की जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी मॉडिफायर की के साथ में यूज करने से उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। ओ जैसे हमने
प्रेस किया तो सिर्फ ओ टेक्स्ट में आएगा, लेकिन हमने कंट्रोल के साथ में यदि ओ दबा दिया तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन को प्रेस कर देगा। तो माना कि ओ की जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई, क्योंकि हमने मॉडिफायर की के साथ में उसको यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट अल्फाबेट की। अल्फाबेट की कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया था। अल्फाबेट की 0 ए से लगा के ये कोर्टी की से लगा के ए से लगा कर जेड तक सारी अल्फाबेट की होती है। अल्फाबेट्स ए से जेड ही होते हैं 26। तो एक कीबोर्ड में इसकी संख्या 26 होती है, ए से लगा के 26 जेड तक होती है, जो कि कीबोर्ड पर सबसे ज्यादा होती है। जो कीबोर्ड पर सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो अल्फाबेट की होती है, जो कैपिटल या स्मॉल लेटर प्रिंट करने के काम आती है, जो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर प्रिंट करने के काम आती है। यदि कैप्स लॉक ऑन है तो लेटर कैपिटल में प्रिंट होगा, यदि कैप्स लॉक ऑफ है तो लेटर स्मॉल में प्रिंट होगा। यदि किसी अल्फाबेट की को शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वह कैप्स लॉक के विपरीत टाइप होगा। देखो, माना कि कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक ऑन है तो नॉर्मल में क्या होगा, यदि कैप्स लॉक ऑन है तो लेटर कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा। कैप्स लॉक ऑन है लेकिन हमने शिफ्ट के साथ भी दबा, कैप्स लॉक ऑन करके शिफ्ट प्रेस करके फिर कोई भी टेक्स्ट दबाया तो वो स्मॉल में प्रिंट होगा। कैप्स, ये देखो यहाँ क्या लिखा, अल्फाबेट के शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो कैप्स लॉक के विपरीत टाइप प्रिंट होगा। कैप्स लॉक ऑन है और हमने ए प्रेस किया तो कैपिटल ए प्रिंट होगा। कैप्स लॉक ऑन है और हमने शिफ्ट के साथ में यदि ए प्रेस किया तो वो स्मॉल ए प्रिंट होगा। कैप्स लॉक ऑफ है और हमने यदि ए प्रेस किया तो वो स्मॉल ए प्रिंट होगा। यदि कैप्स लॉक ऑफ है और मैंने शिफ्ट के साथ में ए प्रेस किया तो वो कैपिटल ओ ए प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी स्टिकी की। कंप्यूटर में स्टिक की कोई बटन नहीं होता है। यह उन लोगों के लिए एक सुविधा है जो एक साथ 2 या 2 से अधिक बटन एक साथ नहीं दबा सकते। स्टिक की एक फैसिलिटी है कंप्यूटर में, यह इसकी स्पेशल कोई की नहीं है, ये एक फैसिलिटी है जो कोई यूजर एक साथ में 2 की को प्रेस करने में असुविधा महसूस करता है, उनके लिए ये की फैसिलिटी दी गई है। स्टिक की के प्रयोग से मॉडिफायर की कौन कौन सी, अल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट और विंडो को 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकते हैं जब तक कि दूसरी की को नहीं दबाया जा सकता। इसका कहने का मतलब यह है कि माना कि कोई की है, माना कि शिफ्ट की है, तो मैंने शिफ्ट की को मैं 2 बार दबाऊंगा तो वो शिफ्ट दबा ही रहेगा, लेकिन वो वहां से हट जाएगा, लेकिन वो अंदर से स्टिक की ऑन हो जाएगी। और जब तक, माना कि मुझे शिफ्ट के साथ में दूसरा कोई शब्द जब तक प्रेस नहीं करूंगा, माना कि शिफ्ट के साथ में मुझे बी प्रेस करना है, तो मैं जब तक बी प्रेस नहीं करूंगा तब तक वो की ऑन रहेगी। इसी प्रकार से जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, विंडो है, अल्टर है, किसी भी की को मैं यदि कंटिन्यूस 2 बार दबा करके छोड़ दूंगा तो वो की स्टिक की हो जाएगी और उसको वो अपने आप में ऑन हो जाएगी। कब तक ऑन रहेगी, सक्रिय रहेगी, जब तक कि मैं अगली की प्रेस नहीं कर दूं। ठीक है, शिफ्ट की को लगातार 5 बार दबाने से स्टिक की ऑन हो जाता है। शिफ्ट की को लगातार 5 बार दबाने से स्टिक की ऑन हो जाता है, और बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट की को एक साथ दबाना पड़ता है। स्टिक की को एक बार यदि ऑन करना है तो उसको शिफ्ट की को 5 बार रेगुलर दबा दो तो स्टिक की ऑन हो जाएगी, और उसको बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट की को एक साथ दबा दो तो आपकी स्टिक की ऑफ हो जाएगी। इसके बाद होता है नेविगेशन की। नेविगेशन की कौन सी होती है, 4 नेविगेशन की होती है, बता देता हूं आपको एक बार। इसमें कीबोर्ड पर ये चारों अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये चारों जो की है वो नेविगेशन की कहते हैं इनको। कीबोर्ड पर राइट साइड पर 4 एरो के निशान वाले बटन होते हैं जिन्हें दबाने से कर्सर ऊपर नीचे दाएं एवं बाएं घूमता है। इस कर्सर को घुमाने के लिए हम उस की का, चारों की का यूज करते हैं, जिससे उसके अप, डाउन और लेफ्ट राइट में कर्सर हम उन की के माध्यम से घुमा सकते हैं। अच्छा, कीबोर्ड पर कुछ स्पेशल कीज होती है, कौन कौन सी होती है, कंट्रोल, डिलीट, एस्केप, टैब, इंसर्ट, बैक स्पेस, शिफ्ट, प्रिंट स्क्रीन, एंटर। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे टैब,
टैब की यह कीबोर्ड को के लेफ्ट साइड पर उपस्थित होती है। सॉरी, टैब की कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पर उपस्थित होती है, जो एक बार प्रेस करने पर 5 का स्पेस देती है। हम यदि स्पेस बार से एक बार स्पेस दबाते हैं तो सिर्फ एक टेक्स्ट का स्पेस आता है, लेकिन हमने यदि एक टैब की दबाया तो वो 5 शब्दों के स्पेस एक साथ में देती है। वो 5 स्थान छोड़ करके आगे चली जाती है। वो की जहां कर्सर जहां है वो 5 स्थान आगे चला जाता है। तो टैब की 5 का स्पेस एक साथ देने के यूज आती है, या एमएस एक्सेल या टेबल या एमएस एक्सेल के आगे वाले सेल में जाने के लिए काम आती है। या हम एक्सेल में या टेबल में कहीं काम कर रहे हैं तो टैब के माध्यम से हम अगले वाले कॉलम में चले जाते हैं। प्रिंट स्क्रीन की कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के काम आती है। जैसे हम अभी जिस पे पढ़ रहे हैं, ये जो हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन का एक फोटो लेना है, एक इमेज लेना है, तो प्रिंट स्क्रीन दबा दो। ये उस जो करंट जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट ले लेती है। तो प्रिंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के काम आती है। डिलीट की कर्सर के ठीक राइट साइड में ये कर्सर है, इस कर्सर के ठीक राइट साइड में जो अक्षर है उसको मिटाने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। जैसे ये हमने अभी ये सेलेक्ट कर रखा है, ये कर्सर यहाँ पर है, यू और आर के बीच में कर्सर है, तो जैसे मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो सिर्फ यहाँ पे आर डिलीट होगा। कर्सर के ठीक राइट में कौन है? आर है, इसलिए आर डिलीट होगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर यहाँ पे जैसे मैंने ये कर्सर की पोजीशन है, कर्सर की पोजीशन पे जैसे मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ई डिलीट होगा। कर्सर के ठीक राइट में कौन है? ई है, इसलिए ई डिलीट होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, बैक स्पेस कर्सर के ठीक लेफ्ट साइड बाएं स्थित अक्षर को मिटाने के लिए, जहां कर्सर की पोजीशन है उसके लेफ्ट साइड का जो अक्षर कोड है उसको डिलीट करना है तो वो बैक स्पेस यूज काम आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर डिलीट किया तो ई डिलीट हुआ, लेकिन जैसे मैं यहाँ से बैक स्पेस करूंगा तो एन डिलीट होगा, क्योंकि कर्सर के लेफ्ट में कौन है? एन, इसलिए एन डिलीट होगा। होम की कर्सर की वर्तमान स्थिति कहीं भी हो, लेकिन इस की के प्रेस करने के बाद कर्सर उस पैराग्राफ की लाइन उसी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे कई प्रोग्राम के किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी पैराग्राफ के बीच में हो सकता है, कर्सर लास्ट में हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम होम की प्रेस करेंगे वो उस पैराग्राफ की उसी लाइन के स्टार्ट में फर्स्ट में, यहाँ जैसे माना कि कर्सर अभी यहाँ पर है और मैंने इसको होम प्रेस की तो वो कर्सर यहाँ पे आके रुक जाएगा। होम की बात दबाने पर कर्सर उस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस होम की दबाने पर, माना कि मेरे 100 पेज की किताब है, ठीक है, और मैं कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा तो ये उस डॉक्यूमेंट के जो फर्स्ट पेज पे सबकी टॉप लाइन पर वहां पर आकर के रुक जाएगा, उसी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएगा। एंड की प्रेस करने पर कर्सर लाइन के लास्ट में आ जाता है। जैसे अभी होम की दबाने से कर्सर लास्ट में था और फर्स्ट में आ गया, तो इसी प्रकार से यदि कर्सर कहीं बीच में है या फर्स्ट में है, मैंने एंड की प्रेस की तो वो उसी लाइन के लास्ट में चला जाएगा, तथा कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करने पर उसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाएगा। माना कि 10 पेज की किताब है और मेरी वर्तमान पोजीशन 5वें पेज पे है और मैंने कंट्रोल प्लस एंड की दबाया तो मेरा कर्सर सीधा 10वें पेज पे सबसे लास्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज अप इसका यूज उपयोग कर्सर के पिछले पेज पर जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी मैं माना कि पेज नंबर 5 पर हूं, अभी जैसे मैं पेज नंबर 5 पर हूं और मैं पेज अब दबाऊंगा तो मैं पेज नंबर 11 पे चला जाऊंगा। अभी भी जैसे मैं पेज नंबर 12 पर हूं, अभी मैंने पेज अब दबाया तो मैं पेज नंबर 11 पे चला जाऊंगा। अब यहाँ पे ये देखना, जैसे मैंने अभी हम मेरी पोजीशन पेज नंबर 12 पर है, लेकिन जैसे मैं पेज अब दबाऊंगा पेज नंबर 11 पे आ जाएगा। ठीक है, पेज डाउन इसका उपयोग कर्सर के अगले पेज पर जाने के लिए किया जाता है। अभी जैसे मैं 12 पर हूं तो जैसे मैं पेज डाउन दबाऊंगा ये 13 पे आ जाएगा, अगले पेज पे आ जाएगा।
तो पेज अप कर्सर की पोजीशन के एक पेज पीछे जाने के लिए, और पेज डाउन कर्सर की पोजीशन से एक पेज आगे जाने के लिए यूज किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक की, इन की का उपयोग कंप्यूटर में अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर का इनपुट देने के लिए किया जाता है। अल्फाबेट न्यूमेरिक की कौन सी होती है, यह मैं आपको बता देता हूं कीबोर्ड पर। ये जो कीज होती है कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की ऊपर, ये अल्फा न्यूमेरिक की होती है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होता है। तो ये जो कीज होती है इनको हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। इसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक की दोनों होती है। इस की का उपयोग कंप्यूटर में अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर इनपुट देने के लिए किया जाता है। जैसे ए से जेड हो गया, स्मॉल ए से जेड हो गया, 0 से 9 हो गया, ये अल्फा स्पेशल कैरेक्टर्स, इनको इनपुट देने के लिए अल्फा न्यूमेरिक की का यूज करते हैं। तो यहां तक हमारा कीबोर्ड कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की तरफ। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस कैसे काम करती है, पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट के रूप में क्या क्या करती है, ये हम इसके बारे में अभी देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जिन डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके ऊपर जो ये कर्सर मेरे हाथ में जो चल रहा है, इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं हम उसको माउस कहते हैं, उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती है, माउस हो सकता है, टच पैड हो सकता है, ट्रैक बॉल हो सकता है, लाइट पेन हो सकता है। इस माउस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे माउस। माउस क्या होता है, माउस का आविष्कार डगलस सी एंजलबर्ट ने किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो लगभग एग्जाम में, एक साल के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक दो सवाल कीबोर्ड के आविष्कार के बारे में या माउस के आविष्कार के बारे में पूछा जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन है, डगलस एंजलबर्ट। एंजलबर्ट याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, माउस मतलब डगलस, माउस मतलब डगलस, ये हमेशा याद रखना है, माउस मतलब डगलस। इसका आविष्कार कब किया था, 1964 में किया था। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है क्योंकि इसके उपयोग से कर्सर को हम घुमा सकते हैं, इसलिए हम कर्सर को घुमा सकते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तथा स्क्रीन पर स्थित फाइल या फोल्डर को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे हम कोई स्क्रीन पर जो फाइल या फोल्डर है इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इनको ओपन कर सकते हैं तथा क्लोज कर सकते हैं। इस माउस के द्वारा हम उसको पॉइंट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। माउस पर 3 बटन होते हैं। माउस के ऊपर 3 प्रकार के बटन होते हैं। पहला बटन होता है राइट बटन। राइट बटन, यह बटन क्या काम आता है, यह बटन किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने तथा फाइल फोल्डर को ओपन करने में काम आता है। जैसे ये कोई भी एक फोल्डर बना देते हैं किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए या ओपन करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे किया तो इसकी ये प्रॉपर्टीज आ गई, हमने इसके ऊपर ड्रैग किया तो इसकी ये प्रॉपर्टी आ गई। कोई भी फाइल या फोल्डर है तो उसकी प्रॉपर्टीज को लाने के लिए खाली ऊपर पॉइंटर ले जाके आप छोड़ दो, इसकी प्रॉपर्टीज दिखा सकता है। डबल और खोलने के लिए इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दो, वो फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, यह बटन किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए था, फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए काम आता है। लेफ्ट बटन क्या काम आता है, क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आदि कार्य हेतु इस बटन का उपयोग किया जाता है। लेफ्ट बटन क्या काम आता है, पॉइंट क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, है ना, या किसी या कोई पॉइंट ड्रॉ करने के लिए इस बटन का यूज करते हैं। तो राइट बटन से क्या करते हैं, राइट बटन किसी की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए या किसी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए। लेफ्ट बटन क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, पॉइंट ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। सेंटर बटन, यह बटन मुख्यतः स्क्रॉल होता है। ये जो बटन होता है वो सेंटर में होता है, स्क्रॉल के रूप में होता है। इसको हम टॉप टू बटन, जिसे हम इस व्हील को घुमाते हैं, इस बटन को घुमाते हैं तो ये पेज हमारा स्क्रॉल करने लग जाता है, टॉप टू बटन, है ना, इसलिए हम इसको स्क्रॉल बटन भी कहते हैं। माउस पैड एक पट्टिका होती है, माउस को इस पर रखकर कार्य चलाया जाता है। माउस को जिस पट्टिका के ऊपर या जिस पेड के ऊपर, नीचे एक रबर का पेड होता है, उस पेड के ऊपर हम माउस को रखकर चलाते हैं, जिससे माउस की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रहती है। इसलिए
ये माउस के ऊपर रखने की एक माउस जिसके ऊपर रखा जाता है उसको हम माउस पैड कहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फाइल या फोल्डर को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। कैसे होता है ड्रैग एंड ड्रॉप? जैसे ये कोई फाइल फोल्डर है, ये कोई फाइल है, अब मुझे इसको यहाँ से पकड़ के उठा करके यहाँ लेके आया, तो ये मैंने यहाँ से ड्रैग करी और यहाँ लाके मैंने छोड़ दी, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। इसको हम ड्रैग या ड्रॉप कहते हैं। इस फोल्डर को मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ लाके छोड़ दिया, ये ड्रॉप हो गया ना। तो और ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला का प्रोसेस है वो लेफ्ट बटन से किया जाता है, हम लेफ्ट बटन से करते हैं। टाइप ऑफ माउस, माउस कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस वायर्ड माउस होता है। ये वायर्ड माउस होता है, इनको वायर के द्वारा यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करके कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए बॉल का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इस की के इस मैकेनिकल माउस में कि माउस के नीचे एक बॉल हुआ करती थी, तो जैसे जैसे हम माउस को घुमाते थे उसके नीचे जैसे जैसे बॉल घूमती थी, उस बॉल जैसे जैसे बॉल घूमती थी उसका कर्सर उस तरीके से मूव करता था। उसके बाद में आया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस यह भी एक वायर्ड माउस है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसमें प्रकाशीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें माउस के नीचे जहां पहले बॉल लगा हुआ करती थी उस बॉल की जगह पर अब एक क्या प्रकाशीय तरंगों की एक लाइट आ गई। एक लाइट जलती रहती है रेड बीम्स वाली, जिसमें प्रकाशी लाइट रेज निकलती है। उस रेज के माध्यम से माउस का कर्सर जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वायरलेस माउस। वायरलेस का माउस के नाम से पता चल रहा है इसमें हम वायर का उपयोग नहीं करते हैं। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या डाटा इनपुट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी या इंफ्रारेड या वाईफाई का उपयोग किया जाता है। इस माउस में वायर्ड यूज नहीं किया जाता है। तो सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन को या डाटा को या इसको सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड या वाईफाई का यूज करके हम माउस को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। फिर आता है ट्रैक बॉल। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह पॉइंटिंग डिवाइस उस माउस के समान ही कार्य करती है। यह भी पॉइंटिंग डिवाइस है और माउस के समान ही कार्य करती है, जिसमें पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए बॉल का उपयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल का यूज किया जाता है जो इस माउस के ये ट्रैक बॉल है, इसके ऊपर ये इसकी बॉल है। इस बॉल को जैसे जैसे हम घुमाएंगे मशीन पर कर्सर जो है वो उसी प्रकार से घूमेगा। इसका उपयोग CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसके बारे में हमेशा सवाल आता है कभी कभार। तो कंप्यूटर फुल फॉर्म के रूप में इसका सवाल हमेशा आता है कि CAD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, इसका उपयोग CAD डिजाइन में, CAD में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो CT स्कैन जो करते हैं, तो CT स्कैन जिस मशीन से किया जाता है उसका जो माउस होता है, जो पॉइंटर होता है, वो ट्रैक बॉल ही होता है। वो इसी का यूज किया जाता है। मोशन डेटा को इनपुट के लिए ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। अच्छा, डेटा मोशन को भी इनपुट करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। लाइट पेन एंड स्टाइलस। लाइट पेन का उपयोग स्मार्ट बोर्ड, लाइट पेन का यूज क्या करते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे चित्र या आकृति को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम अभी जो स्मार्ट बोर्ड आते हैं, डिजिटल बोर्ड आते हैं, उनके ऊपर हम जिस पेन से पढ़ाते हैं उनको हम लाइट पेन कहते हैं। स्टाइलस का उपयोग टच स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन को चलाने में किया जाता है। स्टाइलस पहले आता था, जैसे हमारे पास जो टच स्क्रीन मोबाइल आता था उसके साथ में एक छोटी सी पेंसिल की तरह से एक स्टाइलस निकलता था, उसको हम उस टच स्क्रीन को चलाने में, उसके ऊपर कुछ लिखने में उसका यूज करते थे। स्टाइलस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग स्टिक लगी होती है। ये जॉयस्टिक है, इसके ऊपर ये जो है ये कंट्रोलिंग स्टिक है। ये जो हल्का सा बटन नजर आ रहा है, इसको हम दबा करके कंट्रोल जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे, ये 360 डिग्री पे सब तरफ से घूमती है। ये 360 डिग्री पे घूमती है, तो इसको हम इस स्टिक के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। कर्सर को कंट्रोल इसके माध्यम से किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो गेम्स खेलने में करते हैं तथा रोबोट कंट्रोल करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है वीडियो गेम्स खेलने में, रोबोट को कंट्रोल करने में किया जाता है। अर्थात अच्छा, एक सिमुलेटर ट्रेनिंग जो होती है, सिमुलेटर ट्रेनिंग में भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर यह एक स्लेट या पेड जैसा होता है, एक छोटा सा
पार्टी जैसे एक स्लेट होती है ना, उस स्लेट के आकार का डिजिटाइजर होता है। इसके ऊपर हम जो भी लिखते हैं उसे हम किसी भी डिस्प्ले यूनिट पर डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं। एक डिजिटाइजर होता है जो अपने सिस्टम से कनेक्ट होता है। हम जो भी हम उस डिजिटाइजर के ऊपर लिखेंगे या हमने जो भी कुछ लिखा हुआ उस डिजिटाइजर के ऊपर रखेंगे तो वो सीधा प्रिंट फॉर्म में डिस्प्ले यूनिट पर डिजिटल फॉर्म में दिखाई देता है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके बारे में हम कई बार पूछा भी जाता है कि टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस में भी यूज आता है और आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस कैसे है? इनपुट डिवाइस को मॉनिटर की स्क्रीन को बिना कीबोर्ड और माउस की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। टच स्क्रीन में पर हम मॉनिटर नहीं लगा, कीबोर्ड नहीं लगा हुआ होता है, तो हम उसको टच के माध्यम से कीबोर्ड फिंगर टच से के माध्यम से हम उसको कंट्रोल करते हैं, या हम जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है हम वो फिंगर के माध्यम से या टच करके हम उसको काम कर लेते हैं। तो उसमें कीबोर्ड माउस की आवश्यकता नहीं होती, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, आउटपुट डिवाइस के रूप में एटीएम में, बैंकिंग में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट कॉकपिट पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने हेतु इस टच पैड का यूज किया जाता है। स्कैनर, फिर आता है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। हमें किसी भी हार्ड कॉपी, इमेज, डॉक्यूमेंट या पिक्चर को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी हार्ड कॉपी को या किसी नोट्स को या इमेज को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में चेंज कर सकते हैं। स्कैनर स्कैनिंग करने के लिए फ्लोरोसेंट बल्ब का उपयोग करता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखना। फ्लोरोसेंट बल्ब का उपयोग करता है। स्कैनर स्कैनिंग के लिए किसका उपयोग करता है? तो फ्लोरोसेंट बल्ब का उपयोग करता है। अच्छा, स्कैनर कौन कौन से प्रकार के होते हैं? फ्लैट बेड स्कैनर होता है, शीट फीड स्कैनर होता है, हैंडहेल्ड स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है, फोटो स्कैनर होता है और पोर्टेबल स्कैनर होता है। स्कैनर्स के आप नाम याद रख सकते हैं, ये इस टाइप के स्कैनर्स होते हैं। फिर होता है बीसीआर, बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। सवाल में रीडर या रिकॉग्निशन दोनों में से एक आएगा, या तो बार कोड रीडर आएगा या बार कोड रिकॉग्निशन आएगा, तो दोनों ही सही है। बार कोड किसी भी प्रोडक्ट पर काली और सफेद लाइन के रूप में होती है जिसमें उस प्रोडक्ट से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। बार कोड क्या होता है? जैसे हम कोई बाजार से सामान लेने गए, जैसे हमने साबुन ही खरीदा, लेकिन उसके ऊपर साबुन के ऊपर आप देखेंगे तो काली काली लाइन की कुछ बार कोड छपे हुए होते हैं। उसी बार कोड को हम जिस स्कैनर से स्कैन करते हैं उसको हम बार कोड रीडर कहते हैं। हम उस बार कोड को स्कैनर से रीड करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं, बार कोड रीडर क्या करता है? उस कोड को डिकोड करता है और अंक और शब्दों में बदलकर मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देता है। तो बारकोड किसी भी प्रोडक्ट पर काली और सफेद लाइन के रूप में होती है जिसे उस प्रोडक्ट के से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। उस बारकोड में उस प्रोडक्ट से संबंधित कौन से बैच का है, कब वो बना है, कब उसकी लेबलिंग हुई, सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसे बारकोड द्वारा डिकोड करके अक्षरों और अंकों में बदलकर मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन जैसे हम उस पर बारकोड पर क्लिक करेंगे रीडर के द्वारा, जिसे हम उसको पढ़वाएंगे तो वो बारकोड को डिकोड करेगा और अक्षरों में बदलकर मॉनिटर पर इंफॉर्मेशन दे देगा। बारकोड रीडर को नॉर्मल इंक तथा लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। बारकोड रीडर जब छपता है ना तो उसमें नॉर्मल इंक का ही यूज किया जाता है, लेकिन उसको रीड करने की, जैसे हम उसको रीड करते हैं ना, तो वो लेजर बीम के द्वारा रीड करता है। बारकोड रीडर लेजर बीम के द्वारा रीड करता है। एमआईसीआर के बारे में लगभग 99% हर एग्जाम में सवाल आता ही आता है, पूछा ही जाता है। तो ये तो बहुत विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखें। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, दोनों में से कोई भी एक या तो फुल फॉर्म के लिए सवाल हो सकता है या बैंक से रिलेटेड सवाल हो सकता है, चेक का सवाल हो सकता है। बैंक या चेक से रिलेटेड जो भी सवाल आ जाए और उसमें पूछा जाए कि इसके लिए कौन सा स्कैनर का यूज करते हैं, तो एमआईसीआर स्कैनर यूज या रीडर यूज करते हैं। ये एक विशेष प्रकार के स्कैनर होते हैं जिसका उपयोग बैंकों में
चेक पर कुछ विशेष अक्षर जो विशेष स्याही से छपे हुए होते हैं उनको पढ़ने में किया जाता है। चेक के ऊपर जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो स्पेशल इंक से छपते हैं वो नॉर्मल प्रिंटर से या नॉर्मल रीडर से नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ने के लिए MICR स्कैनर का ही या MICR रीडर का ही यूज किया जाता है। MICR के प्रयोग से बैंकों में चेक प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करने से जहां बैंकों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी बैंक में चेक को प्रोसेस करने में, लेकिन जैसे ही ये टेक्नोलॉजी आई इनका चेक का जो प्रोसेस होने का जो काम है वो बहुत फास्ट होने लग गया। चेक में 9 अंक होते हैं। पहले 3 अंक शहर का नाम, अगले 3 अंक बैंक का नाम तथा अंतिम 3 ब्रांच के बारे में बताते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा पूछ सकता है कि क्वेश्चन चेक में जो 9 अंक होते हैं वो पहले 3 अंक किसके बारे में बताते हैं, दूसरे तीसरे कोई भी एक पूछ सकता है, या तो प्रथम के बारे में पूछ सकता है, दूसरे के बारे में पूछ सकता है, तीसरे के बारे में पूछ सकता है। यूं पूछ सकता है कि बीच के जो 3 अंक होते हैं वो किसके बारे में बताता है, शहर के बारे में बताता है, ब्रांच के नाम के बारे में बताता है, बैंक के नाम बताता है, या अंतिम जो 3 शब्द है वो किसके बारे में बताते हैं। इसके ऊपर एक सवाल हमेशा बन सकता है। तो पहले 3 अंक शहर का नाम बताते हैं, फर्स्ट 3 जो होते हैं वो फर्स्ट 3 जो अक्षर होते हैं, 3 जो अंक होते हैं डिजिट होते हैं वो सिटी का नाम बताते हैं, सिटी का कोड बताते हैं। अगले 3 बैंक का नाम बताते हैं, मतलब बैंक का कोड बताते हैं, तथा अंतिम 3 जो होते हैं वो ब्रांच के कोड के बारे में बताते हैं। पहले 3 अंक सिटी के कोड के बारे में बताते हैं, दूसरे 3 अंक बैंक के कोड के बारे में बताते हैं, और तीसरे जो अंक कोड होते हैं, अंक न्यूमेरिक की होती है, वो ब्रांच के कोड होते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क्स रीडर या रिकॉग्निशन, इनका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर OMR शीट की जांच करने में किया जाता है। आजकल जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं बहुत बड़े स्केल पर होते हैं, उनको हम इसी टेक्नोलॉजी से OMR ऑप्टिकल मार्क्स रीडर की सहायता से हम लाखों हजारों की OMR का रिजल्ट जो है हम कुछ समय में, कुछ घंटों में निकाल कर हम तैयार कर देते हैं। तो इसका OMR का यूज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आंसर को चेक करने के लिए किया जाता है। QR कोड, QR का कोड क्या मतलब होता है कि क्विक रिस्पांस कोड। QR कोड वर्गाकार आकार में होते हैं, ये एक स्क्वायर में होते हैं, ये 4 बिट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। QR कोड जो है 4 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसकी लेंथ जो है वो 15 बिट की होती है। इसमें 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स होते हैं। इसमें 3 पैटर्न्स होते हैं, जिसमें जैसे स्क्वायर है, लेकिन इसकी जो डिटेक्शन पैटर्न्स हैं वो स्टार्टिंग टॉप पर दोनों में होते हैं और नीचे राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड पर पैटर्न नहीं होता। तो एक चारों कॉर्नर से 3 डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। SCR स्मार्ट कार्ड रीडर या रिकॉग्निशन। SCR एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसके द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि के या ऑफिस के एम्प्लॉय के ID कार्ड को पढ़ा जाता है। ये एक स्कैनिंग डिवाइस है जो स्मार्ट कार्ड को पढ़ने में, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी ऑफिस के एम्प्लॉय के कार्ड को, ID कार्ड को पढ़ने में सक्षम होती है। ये स्मार्ट कार्ड रीडर है एक तरह से, है ना। माइक्रोफोन, यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जिसे हम कंप्यूटर में अपनी आवाज को कंप्यूटर को तक पहुंचा सकते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर में अपना वॉइस डाला जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में अपनी वॉइस डालने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज को, वॉइस को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि को डिजिटल फॉर्म में बदलकर ऑडियो क्लिप बनाई जाती है। माइक्रोफोन साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलता है। हमने साउंड वेव दी, उस साउंड वेव को माइक्रोफोन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज किया और कंप्यूटर तक पहुंचाया। तो ये माइक्रोफोन भी एक वॉइस पहुंचाने का कार्य करता है, इनपुट डिवाइस है। वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन में बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम के सामने हम कुछ बोलेंगे तो ये हमारी आवाज को सुन करके, हमारी आवाज को पहचान करके उस आवाज के अकॉर्डिंग ये उस शब्दों को टेक्स्ट में चेंज कर देता है या रिटर्न में चेंज कर देता है। इसी को वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने जो शब्द बोले उन शब्दों को ये पहचान करके उनको टेक्स्ट में चेंज कर देता है। मिडी कीबोर्ड। मिडी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है
ये एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंटरफेस है। हाँ ठीक है, ये साउंड के बारे में या कंप्यूटर सिस्टम मीडी जो है म्यूजिक के बारे में एक इंटरफेस है जिसमें ये बताता है कि कब कौन सी ट्रैक लगाना है, कब कौन सा आवाज निकालनी है, वो सारा मीडी के द्वारा किया जाता है। वीडियो इनपुट के लिए हम वेब कैमरा यूज करते हैं, डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, DSLR कैमरा कहते हैं, ये सब कैमरेस हैं। तो वीडियो इनपुट के बारे में वीडियो कैमरा, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा आदि को वीडियो इनपुट के लिए यूज किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने शुरू से लगा के कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, कीबोर्ड की पूरी फंक्शनिंग हम के बारे में हमने पूरी पढ़ ली थी। अब एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे और करते हैं, चलो फटाफट, ताकि हमने आज जो पढ़ा है वो हमें याद हो जाए कि हाँ आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सिस्टम IPO प्रोसेस पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का काम करता है। इनपुट आउटपुट ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बीच में समन्वय कराता है। इनपुट में कौन कौन सी होती है, इनपुट डाटा को स्वीकार करती है और उनको उस मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में बदलने का कार्य करती है। और अब इनपुट के लिए कौन कौन से मशीन्स होती है, कीबोर्ड होता है, इसका आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर लेथम्स ने किया था 1868 में। एक स्टैंडर्ड की में 104 से लगा के 108 की होती है। इसको सबसे पहले जो कीबोर्ड बनाया था उसको क्वालिटी कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। कीबोर्ड को PS2 और USB दोनों पोर्ट से कनेक्ट किया जा सकता है। कीबोर्ड दो तरह के होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड और वायर्ड कीबोर्ड होते हैं। एस्केप की किसी वर्तमान में चल रहे प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए काम आता है। न्यूमेरिक की प्रत्येक कीबोर्ड के राइट साइड पर उपस्थित होती है, इसमें टोटल 17 की होती है, 0 से 9 तक न्यूमेरिक की होती है। इसको यूज करने के लिए नंबर लोग का होना आवश्यक है। जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फंक्शन की, कंप्यूटर की सबसे टॉप पर जो फंक्शन की होती है, इसकी फंक्शन संख्या 12 होती है, F1 से F12 तक व्यवस्थित क्रम में होती है। सबका अपना अपना वर्क है। F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम करने के लिए, F3 सर्च के लिए, F4 रीडू करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, F6 एड्रेस में जाने के लिए, ब्राउजर के एड्रेस में जाने के लिए, F6 और F7 ग्रामर की और स्पेलिंग को त्रुटि को हटाने के लिए, F8 कंप्यूटर को ऑन करते समय बूट मेन्यू में जाने के लिए, F9 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से ईमेल सेंड करने के लिए, F10 जो प्रोग्राम ओपन है उसके मेनू बार को एक्टिव करने के लिए, F11 वेब ब्राउजर या विंडो की फुल स्क्रीन करने के लिए और फुल स्क्रीन से वापस नॉर्मल स्क्रीन करने के लिए, F12 सेव एज के लिए। टॉगल की कौन कौन सी होती है, एक बार टॉगल की को एक बार दबाने से ऑन हो जाती है और दूसरी बार ऑफ हो जाती है। टॉगल की का किसी फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। इनमें कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक क्या काम करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर कैरेक्टर को छोटा या बड़ा करने के लिए काम यूज किया जाता है। नम लॉक न्यूमेरिक पैड को यूज करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल लॉक स्क्रॉलिंग ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और विंडो। कौन कौन सी, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और विंडो। आपको मेरे साथ में हमेशा याद हो जानी चाहिए, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और विंडो। टॉगल की कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। इनको कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं क्योंकि इनका खुद का अपने आप में कोई काम नहीं होता, इनका किसी और की के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया जाता है। मॉडिफायर की के साथ यूज होने पर किसी अन्य की के कार्य में परिवर्तन आ जाता है। अल्फाबेट की संख्या 1 से 26 तक होती है, A से Z तक होती है। कैपिटल या स्मॉल दोनों लेटर प्रिंट करती है। कैप्स लॉक यदि ऑन है तो कैपिटल शब्द प्रिंट होगा, कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल लेटर प्रिंट होगा। यदि अल्फाबेट को शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो कैप्स लॉक के विपरीत टाइप प्रेजेंट करेगा। स्टिक की कोई की नहीं है, एक फैसिलिटी है जो एक साथ में दो या दो से अधिक बटन एक साथ नहीं दबा सकते, उनके लिए स्टिक की एक फैसिलिटी है। ये मॉडिफायर की के साथ में काम करती है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और विंडोज, ठीक है। किसी की को 2 बार तक दबा के रख लो तो ये सक्रिय हो जाती है जब तक कि अगली की नहीं दबाई दी जाए। शिफ्ट की को लगातार 5 बार दबाने से शिफ्ट की ऑन हो जाती है। बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट को एक साथ दबाना पड़ता है। नेविगेशन की राइट साइड में चारों एरो की होती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट के लिए। स्पेशल की कौन कौन सी होती है, टैब की होती है, शिफ्ट की होती है, डिलीट होती है, इंसर्ट होती है, प्रिंट स्क्रिप्ट होती है, एस्केप होती है, बैक स्पेस और एंटर। टैब क्या काम आती है, एक साथ में 5 का स्पेस देती है, लेफ्ट साइड पर होती है। टेबल में काम करने पर MS एक्सेल में आगे वाले सेल में जाने के लिए यूज आती है। प्रिंट स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट लेने के में काम आती है। डिलीट की कर्सर के ठीक राइट साइड में।
ये कंफ्यूजन करता है हमेशा, ये याद रखना। ये दोनों की के बारे में हमेशा कोई ना कोई सवाल बना रहता है, और लेकिन दोनों ही कंफ्यूज करता है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है। डिलीट मतलब राइट साइड, डिलीट करना मतलब राइट साइड का डिलीट, कर्सर की पोजीशन से राइट साइड वाले शब्द को डिलीट करता है। बैक स्पेस कर्सर के बाएं साइड लेफ्ट साइड वाले को डिलीट करता है। डिलीट मतलब कर्सर के राइट साइड, बैक स्पेस कर्सर के बाएं साइड वाले। होम की कर्सर की पोजीशन कहीं पे भी हो, होम की प्रेस करने पर कर्सर की पोजीशन लाइन उसी लाइन के फर्स्ट में आ जाती है। एंड की कर्सर की पोजीशन कहीं पे भी हो, लेकिन कर्सर की पोजीशन एंड की प्रेस करने पर लाइन के लास्ट में आ जाता है। कर्सर कंट्रोल प्लस एंड की दबाने पर डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में चला जाता है। पेज अप कर्सर पेज के पिछले पेज पे जाने, कर्सर पोजीशन से एक पेज पीछे जाने के लिए पेज अप का यूज करते हैं। पेज डाउन कर्सर के एक पेज आगे जाने के लिए यूज करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की अल्फाबेट नंबर स्पेशल कैरेक्टर इनपुट देने के लिए अल्फा न्यूमेरिक की का यूज किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस होती है? माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल और लाइट पेन। माउस कौन कौन सा होता है? माउस का आविष्कार किसने किया था? एंजलबर्ट डगलस ने किया था। माउस का आविष्कार किसने था? डगलस सी एंजलबर्ट। माउस डगलस 1964 में किया था। इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं क्योंकि इससे कर्सर को हम घुमा सकते हैं, किसी फाइल फोल्डर को इंडिकेट कर सकते हैं, उनको खोल या ओपन या क्लोज कर सकते हैं। माउस पर 3 बटन होते हैं। राइट बटन किसी ने क्या क्या कहा था? किसी फाइल को की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए और फाइल को फोल्डर को ओपन करने के लिए काम आता है। लेफ्ट बटन क्लिक, डबल क्लिक या पॉइंट ड्रॉ करने के लिए काम आता है। और सेंट्रल बटन स्क्रॉल बटन होता है, इसको अप डाउन में स्क्रॉल करने में काम आता है। माउस पैड ये एक पट्टिका होती है जिसके ऊपर माउस रखकर हम यूज करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप किसी फोल्डर को पकड़ करके एक जगह से दूसरे स्थान पर रखना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है, और यह प्रोसेस जो है लेफ्ट बटन से होता है। टाइप्स ऑफ माउस कौन कौन से होते हैं? एक तो मैकेनिकल माउस होता है। इस माउस में नीचे की तरफ पहले एक बॉल यूज करती थी। इस बॉल को कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस बॉल का उपयोग करते थे। उसके बाद ऑप्टिकल माउस आए जिसमें हमने वहां पर हमने लेजर रेज का प्रकाशी तरंगों का यूज करने लगे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। वायरलेस कीबोर्ड कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और डाटा इनपुट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी या इंफ्रारेड या वाईफाई का यूज करते थे। ट्रैक बॉल या ट्रैक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह भी कीबोर्ड के समान ही कार्य करता ये भी माउस के समान ही कार्य करता है। इसका उपयोग केड डिजाइन में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सिटी स्कैन में या मोशन इन डेटा इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। लाइट पेन का उपयोग स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड में कोई चित्र या आकृति बनाने में करते हैं। स्टाइलस का उपयोग टच स्क्रीन या टच स्क्रीन मोबाइल को चलाने में करते हैं। ये स्टाइलस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक इसके ऊपर कंट्रोलिंग करने के लिए एक स्टिक लगी होती है जो 360 डिग्री पर घूमती है। इसका उपयोग वीडियो गेम्स खेलने में, रोबोट को कंट्रोल करने में और सिमुलेटेड ट्रेनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटाइजर क्या होता है? एक स्लेट या पैड होता है। इसके ऊपर हम जो भी लिखते हैं उसे हम किसी भी डिस्प्ले यूनिट पर डिजिटल फॉर्म में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की होती है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस मॉनिटर की स्क्रीन को बिना कीबोर्ड माउस की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है, और आउटपुट के रूप में एटीएम, बैंकिंग, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट कॉकपिट पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? हार्ड कॉपी जिसमें इमेज हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में चेंज कर लेता है। स्कैनिंग करने के लिए फ्लोरोसेंट बल्ब का यूज करता है। कौन से बल्ब का यूज करता है? फ्लोरोसेंट बल्ब का। कौन कौन से होते हैं स्कैनर? फ्लैट बेड, शीट फीड, हैंडहेल्ड, ड्रम स्कैनर, फोटो स्कैनर या और पोर्टेबल स्कैनर। फिर आता है बीसीआर, बारकोड स्कैनर। बारकोड किसी प्रोडक्ट पर काली और सफेद लाइन के रूप में जो लाइंस होती है उसको हम बारकोड बोलते हैं। उसको पढ़ने के लिए हम बारकोड रीडर का यूज करते हैं। यह उस कोड को डिकोड करके अक्षरों और अंकों में बदलकर मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। बारकोड रीडर में नॉर्मल इंक तथा लेजर बीम का यूज किया जाता है। MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये एक विशेष प्रकार के स्कैनर होते हैं जिनका उपयोग बैंकों में चेक पर कुछ विशेष अक्षर को विशेष स्याही से छपे होते हैं उनको पढ़ने में किया जाता है। MICR के उपयोग से चेक की प्रोसेसिंग तीव्र होती है। चेक में 9 अंक होते हैं। पहले 3 अंक शहरों का नाम, अगले 3 अंक बैंक का नाम तथा अंतिम 3 ब्रांच के नाम के बारे में होते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क्स रीडर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड,
इसका आकार वर्गाकार होता है, ये 4 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसकी लेंथ 15 बिट होती है। SCR यह स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। वॉइस स्पीच, वॉइस से टेक्स्ट में परिवर्तित करने की एक टेक्नोलॉजी है। मिडी म्यूजिकल इंटरफेस है। और वीडियो इनपुट वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा और DSLR कैमरा है। तो आज हमने इनपुट कीज के बारे में बिल्कुल बहुत डिटेल से पढ़ा है। एग्जामिनर इनसे बाहर नहीं जाता है। वैसे 99% इन्हीं में से सवाल आता है। तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए। इसके बारे में जैसे हमारी आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इनपुट डिवाइस के ऊपर, आउटपुट डिवाइस के ऊपर एक पूरी इसके इंस्ट्रक्शन, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं जो मैंने एक पूरी क्लास ले रखी है, जिसमें 70-80-100 सवाल के लगभग मैंने उसमें पूरे डिटेल से हमने पढ़ रखे हैं, वो लिंक भी मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। तो आप क्लास के बाद में सवालों को सोल्व करने के लिए उस लिंक पर जाएं और उस क्लास को भी देखें। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, आउटपुट डिवाइस के साथ में, अगली तैयारी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक यू।